नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं सतपाल सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का तर्कशील पंजाब एजुकेशन खुबन आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम जो हमारा टॉपिक चल रहा है लिबरलिज्म उदारवाद, उसका बेसिक कॉन्सेप्ट हमने अपना जो लेक्चर नंबर फर्स्ट था उसके अंदर बिल्कुल उसको क्लियर किया था। उम्मीद करता हूं आप सभी ने उसको बड़े अच्छे तरीके से समझा होगा। अगर फिर भी आपका कोई डाउट हो तो आप अपने कमेंट सेशन में क्या है जी उसके अंदर आप डाल सकते हो, आपका सारा जो भी डाउट है वो क्लियर कर दिया जाएगा। आज हम लिबरलिज्म के जो नेक्स्ट कुछ कंटेंट रह गए हैं उनके बारे में हम आज डिस्कशन करेंगे और साथ के साथ लिबरलिज्म के ऊपर जितने भी आज तक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर पूछे गए हैं या पूछे जा सकते हैं या इन द फ्यूचर कभी क्वेश्चन बनने की संभावना है, उनके ऊपर हम आज बात आपसे करेंगे। तो इसके अंदर आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है जी हमारा लिबरलिज्म के अंदर वो है मेन जो थिंकर हैं उनके क्या विचार रहे हैं उनके बारे में आज पढ़ेंगे। हमने पहले हॉब्स, सबसे पहले जो उदारवाद का जो कॉन्सेप्ट दिया था वो दिया था हॉब्स ने, फिर उसके बाद जॉन लॉक आए थे, वो हमने आपको बता दिया था। आज हम बात जो करेंगे वो करेंगे मेन थिंकर्स पर। तो आज देखते हैं जो उदारवाद है, उदारवाद के जो मेन थिंकर्स रहे हैं, ठीक है, मेन थिंकर्स इन्होंने क्या क्या बोला है और मेन थिंकर्स इसके कौन हैं, तो उसके ऊपर बात करेंगे। तो सबसे पहला नाम आता है जो हमारे पास वो आता है लॉस्की का। अब ये जो लॉस्की है ना, ये क्या बोलते हैं तो उसके ऊपर बात करेंगे। इन्होंने बोला भी जो उदारवाद है, जो उदारवाद है इसका संबंध, उदारवाद का संबंध जो है वो क्या है, किसी संप्रदाय के साथ जो है वो नहीं है। मतलब क्या बोल दिया इन्होंने लॉस्की ने भी उदारवाद जो है ना इसका संबंध किसी संप्रदाय से नहीं है और इसका जो संबंध है ना वो किसके साथ है, तो संबंध इसका उदारवाद का बताया गया है लॉस्की के द्वारा, वो बताया गया है मानव स्वभाव के साथ। मानव स्वभाव के साथ इसका जो संबंध है वो लॉस्की ने बताया है। इसी बात को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं भी लॉस्की जो बोलते हैं ना वो बोलते हैं धर्म और संप्रदाय। धर्म और संप्रदाय है ना, उससे क्या है उदारवाद का संबंध जो है ना वो नहीं है। धर्म और संप्रदाय से उदारवाद का संबंध जो है वो नहीं है। ये लॉस्की की बात को ही मैं बोल रहा हूं। तो मतलब इन्होंने सबसे ज्यादा जो वैल्यू दी है उदारवाद, मतलब उदारवाद के अंदर सबसे ज्यादा जो इन्होंने इंपॉर्टेंस दी है वो किसको दी है, तो वो दी है जी ओनली ह्यूमन नेचर पे। ह्यूमन नेचर जो है ना उस नेचर के ऊपर इन्होंने बात की है। भी जो उदारवाद है ना इसका संबंध जो है ना वो ओनली किसके साथ है, तो वो है हमारा ओनली और ओनली ह्यूमन नेचर के साथ। फिर उसके बाद जो अगले आए हैं हमारे नए एक और थिंकर जिनका नाम हमने पढ़ा था पहले भी हमने, जिनको फादर बोला गया है लिबरलिज्म का, वो है जॉन लॉक। इन जॉन लॉक ने क्या बताया कि मनुष्य जो है ना, मनुष्य को एक इन्होंने विवेकशील, मनुष्य को एक विवेकशील प्राणी बताया है। ठीक है, विवेकशील प्राणी बताया है और इस विवेकशील प्राणी के अंदर बताया है उन्होंने जो व्यक्ति है ना वो एक विवेकशील प्राणी है, मतलब वो विवेक रखता है और उसका विवेक जो है ना वो बढ़ता जाएगा। जैसे आज बच्चा है धीरे धीरे वो अपनी क्या है जो यौन अवस्था में जाएगा, यौन अवस्था के बाद वो क्या है फिर आगे चला जाएगा अपने, बिल्कुल जब वो अडल्ट हो जाएगा, अडल्ट के बाद उसका क्या है जी जो माइंड है वो बिल्कुल शार्प होगा, हर एक चीज़ को उसने अपने तरीके से समझने लग जाएगा, फिर अपने अपने विचार देने लग जाएगा। तो इसी प्रकार क्या है मनुष्य जो है वो एक विवेकशील प्राणी है। ठीक है, ये बात बोली जॉन लॉक ने। और उन्होंने बोला, इसी बात को मैं दूसरे ढंग से भी लिखा जाए तो उन्होंने बोला है इतिहास की बजाय, जॉन लॉक ने जिस बात पे ज़्यादा जोर दिया है वो बोला है इतिहास की बजाय
मनुष्य के विवेक, मनुष्य के विवेक को जो चिंतन है, चिंतन का आधार है। अब इस बात को समझने की कोशिश करना। जो जॉन लॉक है ना, वो मानता है कि मनुष्य का जो विवेक है ना, उसका जो आधार है ना, उसका आधार जो है वो चिंतन है, इतिहास नहीं है। मतलब इतिहास की बजाय मनुष्य के विवेक को चिंतन का आधार बताया है। जो आज मैं अपने पे बात लेके चलें, आप अपने पे इस बात को सोच सकते हैं। जो भी आज आपका दिमाग है, जो भी आज आपकी बुद्धि डेवलप हो चुकी है, उसका जो आधार है ना, वो आधार इतिहास नहीं माना उन्होंने आधार किसको माना है? जो आपकी बुद्धि है उसका आधार माना है उन्होंने आपके विवेक को। ठीक है, आपका जो चिंतन आज बढ़ चुका है ना, इस चिंतन का जो आधार माना है वो विवेक को माना गया है, इतिहास को नहीं माना। किसने? तो वो जॉन लॉक ने। ठीक है, और इसी को ही आगे मैं एक शब्द और भी बोल सकता हूँ भी। जो जॉन लॉक हैं, इन्होंने ज़्यादातर जो बात की है ना, वो किस पे बात की है? तो उन्होंने जो मनुष्य के नेचुरल राइट्स हैं, नेचुरल राइट्स के ऊपर क्या है, इन्होंने ज़्यादा जोर दिया है। अब आपसे कभी भी पूछा जाए ना भी नेचुरल राइट्स जो जॉन लॉक ने बोले हैं वो कौन कौन से हैं, तीन बताए हैं। एक तो लिबर्टी है, एक आपका क्या है, लाइफ है, और दूसरा आपका क्या आ जाता है, संपत्ति। ठीक है, संपत्ति, इकोनॉमी। ठीक है, संपत्ति का जो राइट है, इन तीनों राइट्स के बारे में उन्होंने बात की है। फिर आगे चलते हैं। और हमारा ये तो थे अलग अलग थिंकर्स जो हैं, उनके उदारवाद के मेन जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैंने आपसे बात की। अब हम बात करते हैं भी जो उदारवाद है ना, इस उदारवाद का जो विकास है, उदारवाद का विकास कैसे हुआ। ठीक है, विकास जो है वो कैसे हुआ है। अब विकास को अगर देखा जाए ना, तो इसमें 3-4 बातें मैं आपको बता देता हूं। एक तो है पुनर्जागरण, कॉन्सेप्ट समझ लेना पहले। पुनर्जागरण भी इसी के अंदर आ गया। फिर है धर्म सुधार। अब देखो इसका विकास कैसे हुआ है, मैं वो स्टेप बता रहा हूं। पहले पुनर्जागरण हुआ, फिर उसके बाद हमारा रिफॉर्मेशन आया है। रिफॉर्मेशन के बाद क्या आया है हमारा, औद्योगिक क्रांति। ठीक है, औद्योगिक क्रांति, औद्योगिक क्रांति इसको आप बोल सकते हैं इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। ठीक है, फिर उसके बाद हुआ मध्य वर्ग। ठीक है, जिसको आप मिडिल क्लास बोल देते हैं, ये भी। अब ये 4 स्टेप हैं। इन 4 स्टेपों का जैसे ही ये चले हैं एक दूसरे, जैसे पुनर्जागरण चला, फिर उसके बाद धर्म सुधार आया, फिर उसके बाद औद्योगिक क्रांति हुई, फिर मिडिल क्लास जो है वो भी बनी। इन चारों के बाद जो स्टेप आया ना, वो उदारवाद है। अब ये विकास पढ़ना है, कैसे इसका विकास हुआ है, वो सारी चीजें। ठीक है, तो ध्यान से समझना इसको कैसे हुआ। देखो, बात है 14वीं सदी की। 14वीं सदी मतलब जब आप 1300 से जाओगे 1400 तक, तो ये हो जाएगा हमारा 14वीं सदी। ठीक है, ये 14वीं सदी। अब इस 14वीं सदी के अंदर जो बात बताई जा रही है ना, उस 14वीं सदी के अंदर कुछ बुद्धिजीवी थे। बुद्धिजीवी मतलब कुछ ऐसे फिलोसफर बोल सकते हैं, कुछ ऐसे विद्वान बोल सकते हैं, जिन्होंने क्या है, अपने विवेक के आधार पर बहुत सारा साहित्य जो था ना। अब इस 14वीं सदी के अंदर मैं आपको सीधा ही बता रहा हूँ, शॉर्टकट में सिंपल बात मैंने आपको बोल दी है। कुछ बुद्धिजीवी थे, बुद्धिजीवी आप बोल सकते हैं, कुछ विद्वान थे। इन विद्वानों ने अपने विवेक के आधार पर कुछ साहित्य की रचना की। ठीक है, कुछ साहित्य की रचना की है, और ये जो रचना की गई, इस रचना को लोगों ने पढ़ा। ठीक है, लोगों ने पढ़ा या लोगों को पढ़ाया गया, और इन लोगों ने जब पढ़ा तो फिर क्या हुआ, लोगों का जो दिमाग है, जो उनका दिमाग है वो क्या है, बढ़ा, दिमाग बढ़ा।
देखो चीज को समझना, कुछ बुद्धिजीवी थे 14वीं सदी में। इस 14वीं सदी के अंदर उन्होंने कुछ साहित्य की रचना की। इस साहित्य को लोगों ने पढ़ा और पढ़ने के बाद क्या है, उनका दिमाग बढ़ा, उनका विवेक बढ़ा, उनकी बौद्धिक क्षमता, उनकी बुद्धि क्षमता जो थी वो बढ़ी। जैसे ही उनकी बुद्धि क्षमता जो बढ़ी है, फिर उन्होंने क्या है, अपने दिमाग का, अपनी बुद्धि का जो यूज है वो करना स्टार्ट किया है। ठीक है, उन्होंने बुद्धि का यूज करना जो है वो स्टार्ट किया। और जैसे ही उन्होंने बुद्धि का जो यूज करना शुरू किया है, इसके कारण समाज में क्या हुआ, इसके कारण समाज के अंदर क्या हुआ, समाज के अंदर क्या हुआ है, तो सोशल, सामाजिक, पॉलिटिकल, आर्थिक, इकोनॉमिकल, आर्थिक और कल्चरल ये कल्चरल चेंज आई। दोबारा से मैं बता रहा हूं, ध्यान से समझना। 14वीं सदी में बुद्धिजीवी जो लोग थे, उन्होंने क्या है, अपने साहित्य की रचना की। उस साहित्य को लोगों ने पढ़ा और पढ़ने के बाद क्या हुआ, उनका दिमाग, उनकी बौद्धिक क्षमता जो है वो बढ़ी। और उसी बौद्धिक क्षमता जो बढ़ी है उसका उन्होंने यूज करना जब उन्होंने शुरू किया, तो उसी की वजह से समाज के अंदर सोशल, सामाजिक, पॉलिटिकल, राजनीतिक, आर्थिक, इकोनॉमिकल और कल्चरल चेंज जो है वो आई। कल्चरल चेंज आई। इसी कल्चरल चेंज को, आर्थिक चेंज को, पॉलिटिकल चेंज को, सामाजिक चेंज को क्या बोला गया है, पुनर्जागरण। ठीक है, पुनर्जागरण, जिसको रेनेसा बोल दिया गया है। ठीक है, यही हमारा पुनर्जागरण कहलाया। अब जैसे ही ये पुनर्जागरण काल आया, लोग दोबारा से जागे, तो लोगों ने क्या किया, लोगों ने सवाल करने शुरू किए हैं। लोगों ने सवाल करने क्या है, शुरू किए। जैसे ही लोगों ने सवाल करना शुरू किया, सवाल कैसे भी, मतलब हर एक चीज के ऊपर सवाल किया भी, ये चीज कैसे है, क्यों हुई है। ठीक है, भी कोई चीज है भी, वो कैसे हुई है और क्यों हुई है, ऐसा क्यों है और वैसा क्यों है, ऐसा है तो वैसा क्यों नहीं। इस प्रकार के जब सवाल उन्होंने उठाने शुरू किए, पुनर्जागरण काल में लोगों ने सवाल उठाना जब शुरू किया, उन्होंने सवाल करने शुरू किए हैं, तो मतलब क्या है, राजा का विरोध होना शुरू हो चुका था। जैसे ही विरोध शुरू हुआ है, अब इन सवालों से पहले, मतलब ये जो सिचुएशन आई है ना सवालों वाली, इससे पहले क्या था, इससे पहले जो था ना, पहले जो राजा था और जो चर्च था, ये मिलकर क्या है, शासन कर रहे थे। ठीक है, ये मिलकर शासन कर रहे थे। ये पूरी बात जो है ना, ये किसकी है, तो ये पूरे यूरोप की है, यूरोप की। ठीक है, ये पूरे यूरोप का एक, आप बोल सकते हैं, स्ट्रक्चर रहा है उस समय भी। लोग जब सवाल करना शुरू किया ना उन्होंने, तो उससे पहले सवाल नहीं होते थे। जब पुनर्जागरण आया उस समय उन्होंने सवाल करने शुरू किए। और पुनर्जागरण से पहले क्या था, तो राजा और चर्च जो शासन कर रहे थे ना पूरे यूरोप के अंदर, उनके खिलाफ कोई बोल नहीं सकता था। ठीक है, जो कुछ भी होता था वो इस राजा और इस चर्च के हिसाब से होता था। जो बोल दिया, जो चर्च ने बोल दिया वो राजा को करना पड़ेगा, और जो राजा ने बोल दिया है वो पूरी जनता को क्या है जी, करना पड़ेगा। फिर उसके बाद क्या हुआ है जी हमारा, फिर एक आदमी का नाम आपने पढ़ा होना, बहुत बार पढ़ा है उस आदमी का नाम है जी उनका मार्टिन लूथर। यूरोप के अंदर ये मार्टिन लूथर नाम के एक व्यक्ति आते हैं, जिन्होंने क्या है जी, धर्म सुधार आंदोलन जो है वो चलाया है, धर्म सुधार आंदोलन चलाया। अब जैसे ही इन्होंने धर्म सुधार आंदोलन चलाया, इसकी वजह से जो धर्म है और जो स्टेट है, जो राज्य है, धर्म और स्टेट को क्या है जी, अलग कर दिया गया है। धर्म और स्टेट को अलग कर दिया गया, ये दोनों अलग हो जाते हैं। जैसे ही ये अलग हुए, तो क्या हुआ है, अगला जो स्टेप बना है उसके अंदर देखा जाए तो जो हमारा धर्म है, जो
धर्म है ये दो भागों में बंट गया। धर्म दो भागों में बंट गया। एक को हम बोल देते हैं कैथोलिक और दूसरा कहलाया है प्रोटेस्टेंट। ठीक है, दूसरा कहलाया है प्रोटेस्टेंट। अब ये जो कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट जो है ना, ये दो भागों में धर्म बंट गया। और जो स्टेट थी, स्टेट जो थी, इसको क्या है जी, सेक्युलर बनाया गया। इसको सेक्युलर बनाया गया है। सेक्युलर का मतलब होता है एक ऐसी स्टेट जिसके अंदर सभी धर्म जो है ना, सभी धर्म चाहे कोई भी हो, सभी धर्म क्या है इसके अंदर समान रहेंगे। सभी धर्म इसके अंदर समान रहेंगे। और यहीं से एक नया सिद्धांत बनकर आता है और वो है धर्म निरपेक्ष। ठीक है, धर्म निरपेक्ष का जो सिद्धांत है वो पैदा हुआ। और आपसे कभी भी पूछा जाए धर्म निरपेक्ष का सिद्धांत कहाँ से पैदा हुआ था, तो वो रिफॉर्मेशन के अंदर जाकर पैदा हुआ है। तो ये आप बोल सकते हैं रिफॉर्मेशन, रिफॉर्मेशन के अंदर ये सिद्धांत जो है बना है। फिर उसके बाद लोगों में बुद्धि का विकास हुआ था। ठीक है, ये बात हमने मानी, पुनर्जागरण जो हुआ उसके अंदर लोगों के अंदर बुद्धि का विकास हुआ था। अब ये जो बुद्धि का विकास हुआ है, बुद्धि का विकास हुआ है, इस बुद्धि के विकास के सहारे, इस बुद्धि के विकास के सहारे ही क्या है, जो स्टेट है, स्टेट की जो आर्थिक स्थिति है, जो आर्थिक स्थिति है, उस आर्थिक स्थिति में आप बोल सकते हैं चेंजेस आई। और वो जो चेंजेस आई, इस चेंजेस ने क्या किया कि जो पूरा इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर था, जो आर्थिक व्यवस्था थी, उस व्यवस्था को क्या है, इन्होंने, पहले क्या होता था, एग्रीकल्चर पर बेस्ड थी। ठीक है, पूरी इकोनॉमिक जो होती थी ना किसी भी स्टेट की, वो किस पे बेस्ड होती थी, एग्रीकल्चर पर। जैसे ही लोगों की बुद्धि का विकास हुआ, उन्होंने क्या है, स्टेट की आर्थिक स्थिति को भी चेंज किया। और आर्थिक स्थिति को जब चेंज किया तो उन्होंने जो इकोनॉमिकली जो आधार होता था, जो उसका बेस होता था ना इकोनॉमी का, किसी भी स्टेट का, वो एग्रीकल्चर था। और इसको बदलकर उन्होंने किस पे ला दिया था, तो वो ला दिया उन्होंने इंडस्ट्री पर। ठीक है, इंडस्ट्री मतलब उद्योग पर। तो यहीं से नया सिस्टम चल पड़ा और वो क्या हो जाता है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। ठीक है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। और इसी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के अंदर क्या हुआ है, तो इसको देखते हैं ध्यान से। इसी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के कारण क्या हुआ कि मशीनें जो हैं, मशीनें बनने लगी, मशीनें बनने लगी। मशीनें बनी हैं तो उसके कारण क्या है, जो हमारे उद्योग हैं वो विकसित हुए। ठीक है, उद्योग विकसित हुए। और जैसे ही उद्योग विकसित हुए तो इसी बात को लोग समझ गए। देखो, उद्योग विकसित हुए, लोग समझ गए कि जितना ज़्यादा प्रोडक्शन होगा, जितना ज़्यादा प्रोडक्शन होगा, उतना ही क्या है, लोगों की जो आमदन है, लोगों की जो आमदन है वो क्या है, बेहतर होगी। ठीक है, वो बेहतर होगी। ये सारी चीज आपने समझी। उम्मीद करता हूं एक एक स्टेप बाय स्टेप चलोगे तो सारी थ्योरी आपको समझ में आ जाए। ये हम पढ़ रहे हैं उदारवाद का विकास कैसे हुआ है, पहले क्या चला था, वो स्टेप वाइज हम चल रहे हैं। तो लोगों की आमदन बेहतर हुई। जैसे ही लोगों की आमदन बेहतर हुई है तो अब क्या है, जो इनकम है, जो इनकम है, इनकम का जो सोर्स है, अब वो सोर्स क्या है, प्रोडक्शन जो है वो बना दिया गया है। प्रोडक्शन बना दिया गया, या आप बोल सकते हैं बन गया। ठीक है, इसके कारण क्या हुआ, अब ये जो प्रोडक्शन जो बन गया है ना, इनकम का जो आधार जो है वो प्रोडक्शन बन गया है ना, तो इसके कारण क्या हुआ, इसके कारण
इसके कारण जो है अमीर और गरीब, इन दोनों के बीच में एक गैप जो है ना वो क्रिएट हो गया, और ये गैप जो है बढ़ गया, मैक्सिमम बढ़ गया। अमीर ज़्यादा अमीर हो गया और जो गरीब था वो ज़्यादा गरीब हो गया। इसी के कारण देखो, समाज के अंदर अमीर जो है ना, अमीर किसको मान लिया गया? अमीर माना गया जिसके पास जमीन थी। जमीन मतलब जो लैंडलॉर्ड है, ठीक है। अब जिसके पास जमीन नहीं थी, जिसके पास जमीन नहीं थी, तो उन्होंने क्या किया? ट्रेडिंग। उन्होंने ट्रेडिंग किया। ट्रेडिंग किया मतलब व्यापार किया, जिससे एक नया वर्ग बनकर सामने आया। एक नया वर्ग बनकर सामने आया और वो कहलाया मिडिल क्लास। और इस मिडिल क्लास ने क्या किया? इसने राजा से डायरेक्ट संपर्क जो है वो कर लिया, ठीक है। राजा से डायरेक्ट संपर्क कर लिया। अब राजा से जो डायरेक्ट संपर्क इन्होंने किया है ना, वो क्या हुआ है, कैसे हुआ है, इस चीज को समझना थोड़ा। पहले क्या होता था? एक राजा था। राजा के बाद आप बोल सकते हैं जो सामंत थे, या बोल सकते हैं जो जिम्मेदार थे, ठीक है। इस वाले सिस्टम को हमने क्या बोला था? फ्यूडलिज्म, ठीक है, फ्यूडलिज्म। अब ये फ्यूडलिज्म सिस्टम था, राजा और सामंत थे। अब जो एक नया वर्ग बना था ना, व्यापारिक वर्ग, जिसको हमने मिडिल क्लास बोला था, उन्होंने राजा से डायरेक्ट जो संपर्क है ना वो बना लिया। अब इसकी बात यहाँ से चल पड़ी, तो फिर इन्होंने क्या है, इसका जो है खात्मा कर दिया। यहाँ से सामंत जो है खत्म हो गए। अब इनके साथ इनकी कोई बात नहीं, ये लैंडलॉर्ड जरूर हैं, लेकिन इनके साथ इनका कोई ताल्लुकात नहीं रहा, और इन्होंने राजा से डायरेक्ट जो संपर्क है वो कर लिया है। अब जैसे ही इनका राजा के साथ संपर्क हुआ, तो राजा ने भी इनको प्रमोट किया। अब राजा ने जब इनको प्रमोट किया है, तो वो क्या है, जो व्यापार है, व्यापार बढ़ा। व्यापार बढ़ा तो प्रोडक्शन बढ़ी है, ठीक है। प्रोडक्शन बढ़ी, प्रोडक्शन बढ़ी तो प्रोडक्शन के साथ क्या है, प्रचार बढ़ा, ठीक है। प्रोडक्शन के साथ प्रचार बढ़ा, प्रचार के साथ क्या है, स्वतंत्रता बढ़ी है, ठीक है। स्वतंत्रता बढ़ी, और स्वतंत्रता बढ़ी तो स्वतंत्रता के साथ क्या है, जो आदमी के या किसी फर्म के या किसी संस्था के जो राइट्स हैं, अधिकार जो हैं वो बढ़े हैं। तो इसी तरह से आगे चलकर ये जो है हमारा जो उदारवाद है, उदारवाद का जन्म जो है वो हुआ है। और इन्होंने जैसे उदारवाद का जन्म हुआ, तो उदारवाद के जन्म के साथ ही क्या है, जो सामंतवाद था, फ्यूडल सिस्टम था, सामंतवाद, वो क्या है, खत्म हो गया, ठीक है। तो ये था हमारा पूरा सिस्टम भी, कैसे ग्रोथ हुआ है, इस उदारवाद का विकास कैसे हुआ, कैसे ये चला, ठीक है। तो मैं आपको थोड़ा सा इसका ओवरव्यू दोबारा से बता दूं भी क्या हुआ था और क्या हमने देखा है, कैसे हुआ है ये सारा सिस्टम। तो देखो दोबारा से, 14वीं सदी के अंदर क्या था, कुछ बुद्धिजीव आए थे। 14वीं सदी के अंदर कुछ बुद्धिजीव आए, उन्होंने अपने साहित्य की रचना की अपने बुद्धि के आधार पर, और उस साहित्य को लोगों ने पढ़ा, और लोगों ने पढ़ने के बाद क्या है, उनका दिमाग बढ़ा, उनकी बुद्धि बढ़ी, उन्होंने बुद्धि का यूज़ करना स्टार्ट किया, जिसकी वजह से समाज के अंदर सोशल, पॉलिटिकल, आर्थिक, कल्चरल चेंज आई, और इसी को हमने पुनर्जागरण बोल दिया। और यही पुनर्जागरण क्या हुआ, इसके अंदर सवाल खड़े होने शुरू हो गए, लोगों ने सवाल करने शुरू कर दिए राजा को, और जो राजा के साथ जो मिला हुआ था चर्च, ठीक है, उनको ये इन्होंने सवाल करने शुरू कर दिए। और सवाल जब शुरू हुए तो फिर उसके बाद एक आदमी आए, मार्टिन लूथर, जिन्होंने क्या है, धर्म सुधार आंदोलन चला दिया। और धर्म सुधार आंदोलन के अंदर क्या हुआ, धर्म और स्टेट जो थी इसको अलग कर दिया गया। धर्म और स्टेट जब अलग हुए तो फिर उसके बाद क्या हुआ है, धर्म जो था वो दो भागों में बंट गया। एक तो कैथोलिक हो गए, जो
रूढ़िवादी जो उनकी रही हैं सोच उसको मानते आ रहे हैं, और जो प्रोटेस्टेंट थे उन्होंने सवाल खड़े करने, मतलब ये दो भागों में बंट गया, और जो स्टेट था वो सेक्युलर बना दिया गया। धर्मनिरपेक्ष का जो सिद्धांत है वो यहाँ से रिफॉर्मेशन के अंदर जो है वो पैदा हुआ। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हुआ, जैसे ही लोगों की बुद्धि का विकास हुआ था तो स्टेट जो था उसकी आर्थिक स्थिति भी बहुत अच्छी हुई। अब आर्थिक स्थिति अच्छी हुई तो कैसे हुई, क्योंकि उससे पहले जो उनकी इकोनॉमी का जो आधार था वो एग्रीकल्चर था, और इन्होंने एग्रीकल्चर से इसको शिफ्ट किस पे कर दिया, इंडस्ट्री पे। इंडस्ट्री पे शिफ्ट कर दिया तो उसके बाद जो है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के अंदर मशीनें बनने लगी, और मशीनें बनी और उसके अंदर क्या है, उद्योग विकसित हुए। उद्योग विकसित हुए तो इस चीज़ से लोग समझ गए कि जितना ज़्यादा आप प्रोडक्शन करोगे उतना ही ज़्यादा आपकी आमदन जो है वो बेहतर होगी। अच्छा, इनकम का जो सोर्स है वो क्या हो गया है, प्रोडक्शन बन गया है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हुआ है, इसके कारण अमीर और गरीब जो था ना, जो अमीर थे वो ज़्यादा अमीर हो गए और जो गरीब थे वो ज़्यादा गरीब हो गए, मतलब इनके बीच में क्या है, गैप जो था वो बढ़ गया। अमीर और गरीब के बीच गैप बढ़ गया। अब अमीर जो थे ना वो कौन थे, एक अमीर तो वो थे जिनके पास जमीन थी, जिनको लैंडलॉर्ड बोला जाता था, जिमीदार। एक वो अमीर भी थे जिनके पास पैसे थे लेकिन जमीन नहीं थी। उन्होंने क्या कर दिया, व्यापार शुरू कर दिया, ट्रेडिंग शुरू कर दी, जिससे क्या है, एक नया वर्ग बनकर सामने आया जिसको बोला गया मिडिल क्लास। और राजा जो था ना उसके साथ उस मिडिल क्लास ने डायरेक्ट जो संपर्क था ना वो अपना साध लिया। राजा के साथ डायरेक्ट संपर्क साध लिया तो ये जो मिडिल वाला कॉन्सेप्ट था ना, जिम्मेदार वाला, इसको खत्म ही कर दिया उसने। और जैसे ही उसने खत्म किया तो उसके बाद राजा ने भी उसको, उसकी ट्रेडिंग को प्रमोट किया, व्यापार को। और व्यापार को जब प्रमोट किया तो उसके साथ प्रोडक्शन बढ़ी, प्रोडक्शन बढ़ी तो प्रचार बढ़ा, प्रचार बढ़ी तो उसके बाद लिबर्टी बढ़ी, लिबर्टी बढ़ी तो उसके साथ राइट्स भी बढ़े, और राइट्स बढ़े तो क्या है, साथ के साथ फिर क्या हो गया, उदारवाद का जन्म हो गया। तो उदारवाद के जन्म के साथ ही क्या हुआ था, सामंतवाद का जो है समाप्ति हुई थी। ठीक है, तो ये हमारा कॉन्सेप्ट था। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे तरीके से ये क्या है समझ में आया होना। ठीक है, सारा हमने इसको पढ़ा भी कैसे इसका विकास हुआ। अब इसके देखते हैं भी जो हमारा उदारवाद है, जो उदारवाद है, उदारवाद के कारण क्या है, उदारवाद के कारण क्या है। तो सबसे पहला है सामंतवाद, सबसे पहला है सामंतवाद का कमजोर होना। ठीक है, सामंतवाद का कमजोर होना। दूसरा है पूंजीवाद का उदय होना। ठीक है, पूंजीवाद का उदय होना। अब पूंजीवाद मतलब जो व्यापार कर रहे थे वो पैसे वाले ही कर रहे थे, और इसी की वजह से बोल सकते हैं भी जो व्यापार बढ़ा तो वो क्या है, पूंजी जो थी लोगों के पास बढ़ी, तो ये पूंजीवाद जो था उसने क्या है, सामंतवाद को खत्म कर दिया। ठीक है, तो उसी का ये उदारवाद के आप बोल सकते हैं ये कारण रहे हैं, सामंतवाद का कमजोर होना ही और पूंजीवाद का उदय होना, इसी ने ही क्या है आप बोल सकते हैं उदारवाद को जन्म जो था वो दिया था। ठीक है, अब अगर मैं देखा जाए तो अगर उदारवाद जो है ना, उदारवाद की विशेषताओं पे बात की जाए, उदारवाद की विशेषताएं क्या हो सकती हैं, तो सबसे पहली है इंडिविजुअल लिबर्टी, इंडिविजुअल लिबर्टी। ठीक है, आप इसको बोल सकते हैं व्यक्ति स्वतंत्रता। ठीक है, व्यक्ति स्वतंत्रता। फिर उसके बाद विशेषताओं की बात कर रहे हैं हम, और वह सरकार, इन्होंने बोला इसकी विशेषता है ये उदारवाद की क्या है, वह सरकार सर्वोत्तम है, सर्वोत्तम है जो कम से कम शासन करे। ठीक है, जो कम से कम शासन करे या करती है वो सरकार सबसे बेस्ट है, इनका ये मानना है, उदारवाद की विशेषता है। तीसरा है जो व्यक्ति है, व्यक्ति की जो अच्छाई है, ठीक है, व्यक्ति की अच्छाई तथा जो उसकी विवेकशीलता है, जो उसका दिमाग है, जो उसकी बुद्धि है, उसमें क्या है विश्वास किया जाएगा। किसी धर्म या संप्रदाय के नाम पे किसी को ऐसे नहीं बोला जाएगा। ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ बात किसकी होगी, तो व्यक्ति की अच्छाई और उसकी विवेकशीलता के ऊपर जो है वो बात की जाएगी। ठीक है,
तो ये थी इसकी विशेषता। फिर उसके बाद देखा जाए तो इस उदारवाद के आप बोल सकते हैं जो मुख्य केंद्र बिंदु हैं वो कौन से हैं, मुख्य केंद्र बिंदु जो हैं वो कौन से लिए जाते हैं। या आप जैसे कोई पोइम पढ़ते हैं तो उसका जो सेंट्रल आइडिया होता है ना, आप बोल सकते हैं सेंट्रल आइडिया ऑफ लिबरलिज्म। ठीक है, सेंट्रल आइडिया ऑफ लिबरलिज्म। तो क्या बोला गया है, कौन कौन से माने गए हैं, तो इसके अंदर सबसे पहला जो माना गया है वो है व्यक्ति की स्वतंत्रता या व्यक्ति पर्सन फ्रीडम या व्यक्ति की जो फ्रीडम है। ठीक है, और इस बात के ऊपर ज़्यादा जोर जो दिया है वो दिया है जॉन लॉक और कांट। ठीक है, तो ये हम आज इसको अपना टॉपिक जो है वो यहीं पर स्टॉप करते हैं। आगे नेक्स्ट लेक्चर में हम आपसे दोबारा से यहीं से स्टार्ट करेंगे। उदारवाद के जो मुख्य केंद्र बिंदु हैं कौन कौन से हैं, 4-5 ये केंद्र बिंदु हैं जिनके ऊपर बात करेंगे। सारी चीज़ें हम आपसे नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये वाला कॉन्सेप्ट जो है आप धीरे धीरे इसको मैं आपको बिल्कुल क्लियर करवा दूंगा, क्योंकि मैं अगर करवाना चाहूँ तो आपको ऑब्जेक्टिव भी करवा सकता हूँ डायरेक्टली। लेकिन क्या है, मैं पहले आपको कॉन्सेप्ट समझा के फिर उसके बाद ऑब्जेक्टिव, इसी के अंदर से वही चीज़ें आप बिल्कुल क्लियर करोगे सारी चीज़ों को। ठीक है, और आज का अपना एक टॉपिक जो है वो यहीं छोड़ता हूँ मैं, और इसको दोबारा से यहीं से हम इसको स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए आप सभी मेरे दोस्तों का नमस्कार, धन्यवाद। और जो हमारा ये चैनल है इसको प्लीज़ मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाना है। बिल्कुल आपको तहे दिल से मैं बोलता हूँ भी आप इस सपोर्ट कीजिए हमारी, और यहाँ तक हो सके इसको वहाँ तक पहुँचाना है आपने। आप ही के बलबूते पर ये सारा होना है। ठीक है, धन्यवाद जी, मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट टाइम।